A very good morning to all the students who are listening this right now. This is class 7 chapter number 4. The name of this chapter is A Gift of Chappals. ठीक है, कुछ बच्चों ने चप्पल गिफ्ट कर दी, किसको करी वो हम स्टोरी में देखते हैं। इस स्टोरी में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है मृदु। मृदु एक यंग गर्ल है जो चेन्नई में ग्रो अप हुई है, जिसकी अपब्रिंगिंग चेन्नई में हुई है। अच्छा, मृदु की जो दादी है उनका नाम है तापी, और मृदु के जो ग्रैंडफादर है उनका नाम है ठाठा। तेलुगु की प्रोनाउंसिएशन मेरे को उतनी अच्छी नहीं आती है। अगर आप में से कोई तेलुगु का हो और अगर उसे प्रोनाउंसिएशन गलत लगे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके। अब मृदु की दादी का नाम है तापी और मृदु के ग्रैंडफादर का नाम है ठाठा। ओके। एक दोपहर को जो तापी है यानी कि ग्रैंड मदर है, वो मृदु को उनकी आंट यानी कि चाची के घर ले जाती है। चाची का नाम है रुक्मणी। ओके। अब रुक्मणी के घर में 3 बच्चे हैं, लाली, रवि और मीना। लाली, रवि, मीना। और चौथी का बच्चे का नाम क्या है? मृदु, जो गई है वहाँ पे। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्रैंड मदर है वो रुक्मणी के घर ले जाती है, तो रुक्मणी गेट खोलती हैं बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ में। जो बच्चे थे रवि और मीना, वो बाहर निकलते हैं और वो दोनों के दोनों मृदु को घर के अंदर ले जाते हैं और खींचते हैं एक तरीके से। तो मृदु बोलती है, अरे मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो। फिर वो एक बहुत ही अच्छा इंजॉय करती है। इसके बाद में क्या करती है, वो जो अपनी चप्पल उतारती है वो एक देखती है कि बहुत बड़ी लार्ज ब्लैक चप्पल्स के बगल में अपनी चप्पल रख देती है। वो जो चप्पल थी वो ब्लैक थी, पर एक्चुअल में उनका जो रंग था वो ग्रे था, और उनमें कुछ थोड़ी बहुत धूल भी लगी हुई थी। ओके। उन चप्पलों पे जो पैर के अंगूठे का जो निशान होता है वो भी चप्पलों पे छप चुका था, यानी कि वो चप्पल काफ़ी पुरानी थी। ओके। जो मृदु थी उसने ज़्यादा टाइम नहीं सोचा इस बारे में, और अपने स्लीपर्स रखे, अपनी चप्पलें रखी, और रवि के साथ में वो जो आंगन होता है अंदर का, बैकयार्ड जो होता है, पीछे का, घर के पीछे का जो आंगन, बैकयार्ड, वहाँ पे चली गई। और उन्होंने एक थिक बिटर बेरी, ठीक है, वहाँ पे एक पेड़ होगा, बेरी बुश होगी, झाड़ सी बेरी की बुश, उसके पास में वो खेलने चले गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही फटी हुई सी फुटबॉल है, ठीक है, जिसे सैंड से फिल किया हुआ है, और उसके अंदर एक छोटा सा किटन था। किटन मतलब एक कैट का बच्चा, ठीक है, जो कि कोकोनट हाफ शेल्फ से मिल्क पी रहा था। मतलब कोकोनट का जो आधा हिस्सा होता है, जैसे आप कोकोनट फोड़ते हो, तो जो कोकोनट का जो आधा टूटा हुआ हिस्सा था उसमें किसी ने मिल्क डाला था, उससे वो किटन मिल्क पी रहा था। तो जो बच्चे होते हैं वहाँ के, कौन कौन बच्चे होते हैं? मीना और रवि। वो बोलते हैं कि हमने इसे आज अपने गेट के पास में देखा आज सुबह, और ये म्याऊं म्याऊं कर रहा था, और इसका देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। पर ये चीज़ सीक्रेट है, ये चीज़ सीक्रेट है। तो जो इनके जो मीना की जो ग्रैंड मदर होगी, पट्टी, पाटी, ठीक है, वो बोलती हैं कि अगर उन्होंने देख लिया तो वो इस कैट को यहाँ पे रहने नहीं देंगी। सब लोग हमसे बोलते हैं कि एनिमल्स के प्रति हमें कितना दयावान होना चाहिए, पर जब हम होते हैं तो वो चिल्लाते हैं, ओ इस गंदे प्राणी को हमारे घर में मत लाओ, वो ऐसा बोलते हैं। ये रवि बोलता है। तो वो बोलता है कि आप, तुम्हें पता है किचन से दूध निकालना कितना मुश्किल था इस किटन के लिए? पार्टी यानी कि जो रवि की जो ग्रैंड मदर थी, वो उन्होंने मुझे ग्लास में दूध ले जाते हुए देख लिया और मुझसे पूछा कहाँ ले जा रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ इसलिए मैं दूध पी रहा हूँ। और वो बस मेरे को देखती नहीं, मुझे नाटक करना पड़ा दूध पीने का। और फिर मैंने कोकोनट के एक छोटे शेल्फ में दूध रखा, और फिर मैंने जो ग्लास था उसको वॉश कर दिया ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, ताकि मुझ पे कोई आफत ना आ जाए। और फिर मैं एकदम से भागा वहां से, और जो कोकोनट में शेल्फ में जो मिल्क था उसको कैट को दिया। पर इस सभी के दौरान मेरी उसकी जो ग्रैंड मदर थी, पट्टी, पति, वो काफ़ी सस्पिशियस हो गई थी, उन्हें शक हो रहा था कि क्या कर रहा है। अब फिर बोलता है कि हमने इस जो कैट का जो बच्चा है उसका नाम महेंद्रन रखा है, महेंद्रन, ठीक है।
तो मृदु पूछती है, तुमने इसका नाम महेंद्रन रखा है और ये तो बहुत असली नाम है, तुमने इस नाम पे कैसे आए? तो रवि बोलता है कि एक्चुअली इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मन पल्लव पुन्नई है, एमपी पुन्नई। अगर छोटे में बोले तो एमपी पुन्नई। ये एक बहुत ही फाइन ब्रीड है, बहुत ही अच्छी नस्ल है कैट्स की। सिर्फ इसके फर को देखो कितना अच्छा महसूस होगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी शेर का मेन हो। ओके। और तुम्हें पता है कि जो पल्लव किंग था उसका जो एम्बलम था, एंशियंट एम्बलम था, ये बिल्कुल उसकी तरह दिखती है कैट। मृदु हंसती है और बोलती है कि शायद तुम मजाक कर रहे हो। तो बोलता है कि हाँ, तुम्हें लग सकता है कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो कैट है, इसकी जो ब्रीड है, ये बहुत ही एंशियंट ब्रीड है। और मैं महाबलीपुरम गया हूँ, महाबलीपुरम गया हूँ और मैंने वो मिस्टीरियस फिगर्स देखी हैं जहाँ से ये कैट की ब्रीड आई है। मैंने ठाठा, ठीक है, मैंने इस कैट के जो ग्रैंडफादर हैं उसकी भी स्टैच्यू देखी है। था था ऐसे बोलते हैं, बोलता है रवि। और महेंद्रन जो है वो उसी एंशियंट, उसी प्राचीन बिल्ली के वंश से आया है। वो बहुत ही क्लोज रिलेटिव है और साइंटिफिकली अगर बोलूं तो ये बिल्कुल एक लायन जैसा है, जो पल्लव लाइन है। एक्चुअली ये है कि साउथ में कुछ राज्य थे, उसमें से एक राज्य था पल्लव, पल्लवास। ओके। तो पल्लवा डायनेस्टी बोलते हैं उन्हें। तो उनका जो एम्बलम था वो लॉयन था, तो ये कैट बिल्कुल लॉयन को रिजेंबल करती है, उसी ब्रीड की है। तो रवि बस बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है, और अचानक से क्या होता है, वो बोलता है कि ये जो कैट है डिसेंडेंट है महाबलीपुरम ऋषि कैट की, वो कोई ऋषि कैट होगी, उसकी ये वंशज है। और अगर मैं तुम्हें रिमाइंड करूं तो इजिप्ट में, प्राचीन इजिप्ट में वो बिल्लियों की पूजा करते थे। और मीना और जो मृदु थी, दोनों जो लड़कियां थी, वो बस आपस में बोलती हैं कि इसकी ये कितना फेंकता है, इसकी आवाज़ देखो कितनी स्वीट सी है। ठीक है। फिर मृदु बोलती है, इसका इस चीज़ से क्या मतलब है? तो रवि बोलता है, अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये जो कैट है डिसेंडेंट है, इजिप्शियन जो बिल्लियों की जो देवी होती होंगी उसकी डिसेंडेंट है। बस तैयार यार, बस ऐसे ऐसे वो फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, ब्रैक करते रहते हैं। ओके। फिर फिर वो बोलती है कि जो कैट गॉडेस की जो डिसेंडेंट्स हैं, वो बिल्कुल पल्लव शिप, पल्लवास का कोई शिप इजिप्ट गया होगा, वो कैट की डिसेंडेंट उस शिप में चढ़ गई होगी, और फिर वो पल्लव डायनेस्टी के महाबलीपुरम में उनकी एंशियंट कैट, ऋषि कैट बन गई होगी। ऐसे ऐसे वो फेंकता है, फेंकता है, फेंकता है। और जो रवि था बस वो बखान करता रहता है कि महेंद्रन कितनी बड़ी ब्रीड है कैट्स की। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। महेंद्रन ऊपर देख, फिर क्या होता है, महेंद्रन अचानक से कुछ आवाज सी आती है और महेंद्रन ऊपर की तरफ देखता है और वो डर सा जाता है। क्रीच क्रीच, ठीक है, क्रीच क्रीच की आवाज सी आती है। क्रीच क्रीच क्या? अब जो लाली थी, जो तीसरी लड़की थी, वो अपने कमरे में म्यूजिक का लेसन ले रही थी, वायलिन का लेसन ले रही थी, पर उससे वायलिन बजाना नहीं आ रहा था, तो वो बहुत ही गंदी आवाज जनरेट कर रही थी अपने वायलिन से। तो जैसे ही वो वायलिन की आवाज उस महेंद्रन पे, उस किटन पे पड़ती है, तो किटन डर जाता है और वो पीछे छुप जाता है। एमपी पुणे इतना डर जाता है कि उसे नहीं समझ में आता कि वो करे क्या। ठीक है। वो बस पीछे छुप जाता है। पर वो जो आवाज थी लाली की, क्रीच क्रीच क्रीचिंग की, वो बस चलती रहती है, चलती रहती है। फिर वो तीनों के तीनों बच्चे लाली के कमरे में झांकते हैं और बोलते हैं, रवि बोलता है, ये है हमारी दीदी लाली जो वायलिन चलाना सीख रही हैं, पर वो आज तक कुछ भी सीख नहीं पाई हैं। जो म्यूजिक मास्टर है, वो तो वायलिन इतना प्यारा बजाते हैं, इतना प्यारा बजाते हैं, पर जब भी लाली दीदी वायलिन बजाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन डीरेल हो गई हो, ट्रेन पटरी से उतर गई हो, हमेशा अपने ट्रैक से भटक जाती हैं। तो मृदु जो होती है वो बस विंडो को देखती रहती है कि वो वायलिन कैसे सिखा रहे हैं, और जो लाली होती है वो म्यूजिक टीचर के थोड़े से डिस्टेंस पे बैठ के बस देख रही होती है कि वायलिन कैसे बजाएं। उसकी आईब्रोज ऊपर नीचे होती रहती हैं, और जो टीचर था वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि टीचर भी अपना पेशेंस लूज कर रहा था। ओके। जो टीचर था वो ज़्यादातर गंजा था, और उसके जो पीछे के जो बाल थे उसमें बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ था, और वो जो बाल थे वो उसकी ईयर्स को भी ढक रहे थे बहुत ही ओल्ड फैशन तरीके से,
जैसे टीचर्स होते हैं, और एक सोने की चेन उसके नेक में लटक रही थी और एक डायमंड की रिंग उसके हाथ में चमक रही थी। ओके, और उसके हाथ में वायलिन था। फिर उसके जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, ठीक है, वेस्टी, ओके। और वो बस अपने पैरों को बीट के लिए पैरों को फ्लोर पे ऊपर नीचे कर रहा था, जैसे म्यूजिक टीचर्स करते हैं, या आपने देखा होगा किसी मूवी में। वो कुछ नोट्स को प्ले करता, वो कुछ साउंड्स को प्ले करता, और लाली जो थी वो साउंड्स को सीख नहीं पाती, और लाली काफ़ी हेल्पलेस हो जाती, काफ़ी मतलब दुखी हो जाती कि वो सीख क्यों नहीं पा रही है। जो म्यूजिक मास्टर्स के नोट्स थे वो ऐसा लग रहा था जैसे वो तैर रहे हो हवा में, बहुत ही अच्छी मधुर ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि जो म्यूजिक मास्टर की जो ध्वनि थी, ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन है वो बिल्कुल ट्रैक पे चल रही हो और आवाज़ बहुत प्यारी सी दे रही हो। ये सब बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं, रवि, मृदु, ठीक है। फिर लाली की बारी आती है और फिर से ऐसा लगता है ट्रेन बिल्कुल डीरेल हो गई हो, ठीक है। फिर अचानक से एक भिखारी गेट पे आता है और बोलता है अम्मा अम्मा, ठीक है। रवि जो मदर होती है, रुक्मणी जो होती है, रवि की जो मदर होती है, वो बोलती है रवि इस भिखारी को वापस भेज दो, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो रुक्मणी थी, उसकी जो मदर थी, वो तापी के साथ में, मृदु की ग्रैंड मदर के साथ में बात कर रही होती है, और वो बोलती हैं कि ये बेगर हर रोज आ रहा है पिछले हफ्ते से, अब इसे कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। जो पट्टी है वो तापी से बोलती है, मतलब रवि की ग्रैंड मदर मृदु की ग्रैंड मदर तापी से बोलती है। जो मृदु है और मीना है वो रवि को फॉलो करते हैं, और जो बैगर था वो इतना चालाक था कि वो गेट खोल के जो उनका गार्डन था उसमें एक पेड़ था, उस वहां तक आ जाता है, और उसने अपने जो अपर क्लोथ्स होते हैं, मतलब अपनी शर्ट जो होती है, वो उतार के बिल्कुल सुखाने के लिए नीम के ट्री के नीचे फैला देता है, और वो लेट जाता है, लीन हो जाता है, मतलब आधा पेड़ पे और आधा जमीन पे। ठीक, इसके बाद में ऐसा लगता है कि वो सो भी गया है, स्नूज की आवाज भी आती है, ठीक है। फिर रवि आता है और तेजी से बोलता है यहाँ से चले जाओ, मेरी दादी ने बोला है कि अब तुम कोई नया घर ढूंढ लो। तो जो बैगर होता है वो अपनी आंख खोलता है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट सा गया था, नींद से आ गई थी। बैगर अपनी आंख बोलता है और देखता है कि बच्चे खड़े हुए हैं, और उन बच्चों को एक एक करके देखता है। फिर वो बोलता है यहाँ की जो, और इस घर की जो औरतें हैं, इसके घर की जो लेडीज हैं, वो बहुत ही दयावान हैं, वो बहुत पवित्र आत्माएं हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे शरीर को और मेरी आत्मा को पूरे एक हफ्ते तक खाना खिलाया है, मुझे खुश किया है। मैं ये सोच भी नहीं सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझसे बोल रही हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ। तो रवि अपनी नहीं, इसके बाद में बैगर अम्मा अम्मा बहुत तेजी से बोलता है, आमा अम्मा, ओके। और फिर इसकी ऐसा लगता है जैसे वो रो रहा हो अम्मा अम्मा कहते हुए, ठीक है। फिर उसकी आवाज़ बिल्कुल अंदर की तरफ बैठ सी जाती है, और उसके रवि नोटिस करता है कि उसके जो टीथ, उसके जो दांत थे, वो भी ब्राउन रंग से, मतलब स्टेन हो गए थे, गंदे से हो गए थे, और ऐसा लग रहा था, और बीटल च्यू करी होगी तो उसके भी, उसके जो निशान थे दांतों पे वो जम से गए थे। रवि की माँ रुक्मणी बोलती हैं कि उससे बोल दो हमारे घर में कुछ भी नहीं है किचन में, आज यहाँ से चले जाओ, ठीक है, और यहाँ पे मत आना दोबारा। रुक्मणी काफी फेड अप हो गई थी उस बैगर से। अब बैगर ने भी सुन लिया था कि उसकी मदर क्या कह रही है, ठीक है। तो इसके बाद में बोलता है, बैगर बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, पर मुझे कुछ देर इस पेड़ के नीचे रेस्ट करने दो, क्योंकि यहाँ यहाँ का माहौल, वातावरण अच्छा है, और जो सन है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, और जो रोड पे जो कोल तार होता है, कोल तार जो होता है वो पिघल सा रहा है, और मेरे जो पैर हैं उसमें कुछ ब्लिस्टर्स, कुछ फोड़े फुंसी, कुछ ब्लिस्टर्स आ गए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा धूप निकलने दो, उसके बाद मैं जाऊंगा। वो अपने पैरों को स्ट्रेच करता है, ठीक है। तो जो बच्चे हैं उसके पैर पे कुछ लार्ज पिंक कलर के ब्लिस्टर्स, फोड़े देख सकते हैं, ठीक है। फिर जो मृदु थी वो बोलती है अच्छा मुझे लगता है इस भिखारी के पास में पैसे नहीं है अच्छी चप्पल खरीदने के लिए। वो जो मृदु थी वो मीना और रवि को ये विस्पर करती है, बहुत धीरे से बोलती है। फिर वो बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पलों का कोई पेयर है जो इसे हम दे सकें।
रवि बोलता मुझे नहीं पता, मेरे तो बहुत छोटे हैं, इसके पैर में फिट नहीं हो पाएंगे, अगर होते तो मैं दे देता, और इसके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मृदु और मीना ये बोलती हैं। जो बैगर था वो अपने अपर क्लोथ को, अपनी शर्ट को शेक कर रहा था और अपनी धोती को टाइट कर रहा था। वो अपनी आँख को ऊपर करता है और देखता है जो रोड है बहुत ज़्यादा गर्म दिख रही थी। और मीना बोलती है फिर कि भाई इसके पैरों में कुछ तो होना चाहिए, और बोलती है ये फेयर नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि किसी के पास चप्पल हो, किसी के पास बिल्कुल भी चप्पल ना हो। तो रवि बोलता मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, बिल्कुल भी फेयर नहीं है। हम इस बैगर की मदद करेंगे, 2 मिनट में ये अपने पैर उस रोड पे रखेगा और उसके पैर जल जाएंगे। उसे एक चप्पल का पेयर चाहिए, पर हम कहाँ से लाएं, कहाँ से लाएं? मृदु मीना बोलते हैं चलो घर में सर्च करते हैं। जैसे ही वो वेरांडा में स्टेप करते हैं तो मृदु की जो आंखें थी वो उन पुरानी चप्पलों पर जाती हैं जो स्टार्टिंग में, जिनके बगल में उसने मृदु ने अपनी चप्पलें रखी थी। रवि बोलता है ये किसकी है? रवि फिर देखता है कि ये एक पुरानी है, इतना बड़ा साइज किसी घर में किसी का है भी नहीं। ठीक है, तो वो दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में शॉर्ट कर देता हूँ। वो दोनों वो तीनों के तीनों बच्चे वो पेयर ऑफ चप्पल जो पुरानी सी थी, जिनमें अंगूठे का निशान भी छपा हुआ था, पैरों के अंगूठे का, वो उस बैगर को देते हैं। बैगर जैसे ही वो चप्पल देखता है वो चप्पलों को लेता है अपने पैर में, लेता है पैर में डालता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो म्यूजिक मास्टर है वो म्यूजिक लेसन पूरा कर चुका होता है और वो बोलता है मेरी चप्पलें कहाँ पे हैं। वो अपनी चप्पल वरांडा में हर जगह देखता है पर नहीं मिलती है। फिर वो बोलता है लाली, लाली जिसको वो सिखा रहा होता है, और वो उसके पास जाता है, तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? मुझे मेरी चप्पलें नहीं मिल रही हैं। तो रवि, मृदु और मीना जो होते हैं वो सारे के सारे मतलब चुप हो जाते हैं और डर जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। ठीक है, पर वो कुछ नहीं बोलते। जो लाली थी वो हर घर में हर जगह देखती है मास्टर की चप्पलें, पर वो नहीं मिलती हैं। ठीक है, फिर जो मास्टर था वो थोड़ा झूठ बोलता है, वो बोलता है कि ये वो बिल्कुल ब्रांड न्यू चप्पलें थी। मैं माउंट रोड गया था, वहाँ पे चेन्नई में कोई जगह होगी, मैं माउंट रोड गया था उन चप्पलों को खरीदने के लिए, और वो चप्पलें कम से कम मेरी पूरे महीने की सैलरी से आई थी। फिर लाली अपनी मदर को बताती है, रुक्मणी को। फिर रुक्मणी जो उसकी मदर है वो मास्टर जी के सामने आती है, वो बोलती हैं कि कहाँ पे हो सकती हैं। उसकी दादी भी आ जाती है पार्टी। ठीक है, और ये क्वाइट अपसेटिंग है सोचना कि किसी ने उनकी चप्पलें चुरा ली हों, क्योंकि यहाँ पे कई सारे वेंडर्स जो होते हैं जो घर पे बेचने आते हैं सामान, वो भी आते हैं, क्या पता वो उठा के ले गए हो। रुक्मणी उन तीनों बच्चों की तरफ देखती हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे चुपचाप, ताकि वो फंसे नहीं। तो वो पूछती हैं रुक्मणी कि तुमने मास्टर जी की चप्पल देखी है, या तुमने किसी ऐसे पर्सन को देखा है कि जो घर के अंदर घुस गया हो, वो मास्टर जी की चप्पलें लेकर आ गया हो? ठीक है, अब उसकी मदर थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और वो मतलब भौहें तान लेती हैं, आईब्रोज को बिल्कुल बिल्कुल वी शेप में ले आती हैं और काफ़ी गुस्से से पूछती हैं। ठीक है, रुक्मणी बहुत ही ज़्यादा एंग्री थी। मृदु जो थी वो पूरी कांप रही थी कि क्या बोले क्या नहीं बोले। वो इतनी अपसेट थी कि अब अ, उसने एक बेगर की तो मदद कर दी पर वो खुद फंस गई, बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी, बहुत ज़्यादा कांप रही थी। फिर वो एक डीप ब्रेथ लेती है और बोलती है कि रुक्मणी आंटी, यहाँ पे एक बेगर आया था, बहुत ज़्यादा दयावान था और उसके पैर पे बहुत सारे फोड़े हो रहे थे। तो रुक्मणी बोलती है तो? फिर रवि की तरफ देखती हैं, बोलती हैं रवि तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें दे दी उस भिखारी को? तो जो ग्रैंड मदर थी वो बोलती हैं इस जमाने के बच्चे, बस इनसे तो बचाओ। फिर बोलते हैं अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गिव। हाँ, फिर जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं अम्मा आपने तो हमें कर्ण की कहानी सुनाई थी महाभारत के, कि उसने तो अपना जितना सब कुछ था वो सब कुछ दान में दे दिया था। तो रुक्मणी बोलती है बेवकूफ़ी मत करो, कर्ण ने कभी भी किसी दूसरे की चीज किसी दूसरे को नहीं, तीसरे को नहीं दी, उसने अपनी चीज दूसरों की दी है, वो चप्पलें तुम्हारी नहीं थी। ठीक है, फिर रवि बोलता है पर मेरी चप्पल उसमें फिट नहीं होती ना उस बैगर के पैरों में।
तो इसलिए नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने उसे अपनी मास्टर जी की चप्पलें दे दी। ठीक है। रुक्मणी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है, रवि अंदर चले जाओ अभी इसी समय। फिर वो अंदर की तरफ जाता है और रुक्मणी भी अंदर की तरफ जाती है, और वो रवि के जो मामा गोपू मामा थे, उनकी नई चप्पल जो उन्होंने बिल्कुल नहीं पहनी थी, वो निकाल के मास्टर जी को दे देती हैं और बोलती है, मेरे लड़के ने थोड़ी आपसे शरारत कर ली है, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। और म्यूजिक मास्टर जब देखता है कि एक बिल्कुल नई चप्पलें उसे मिलने वाली हैं, तो वो बोलता है, वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, इनसे काम चलाना पड़ेगा। इन बच्चों में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है बड़ों के लिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर वो बोलता है कि सिर्फ हनुमान जी ही बचा सकते हैं इन शैतान बच्चों से। तो रुक्मणी जब देखती हैं कि उसने रवि को हनुमान जी से कंपेयर कर दिया, तो रुक्मणी गेट खोलती है और बोलती है, "अ, आप जाइए।" ठीक है, क्योंकि उसे भी अपना अच्छा नहीं लगा कि उसके बेटे को कंपेयर किया जा रहा है एक मतलब ह्यूमन हिंदू गॉड से। ठीक है। वो बस गेट पे खड़ी हो जाती है और मास्टर जी वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो मृदु आती है और एक मिनट, when he had clattered off his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things?" इसके बाद में जब वो मास्टर जी चले जाते हैं और फिर वो मृदु से बोलती हैं रुक्मणी कि चलो आप अंदर आओ और थोड़ा सा खाना खा लो। फिर बोलती हैं कि सच में ये बच्चे क्या सोचते हैं आज की डेट में। वो तो अच्छा हुआ कि गोपू मामा की जो चप्पलें थी वो उन्होंने पहनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मास्टर जी को दे दी। और जैसे ही वो रुक्मणी किचन की तरफ जाती हैं मृदु और मीना के साथ में, तो रुक्मणी जो थी, मदर जो थी रवि की, वो हंसने लगती हैं और बोलती हैं, तुम्हारे गोपू मामा हमेशा इतनी हरी में रहते थे, इतनी हरी में रहते थे, और घर पे आते ही अपने शूज़ उतार के एकदम से चप्पलों में आते थे, और अब जब वो आएंगे आज शाम को और जब उन्हें चप्पल नहीं मिलेंगी और जब उन्हें बताया जाए कि उनकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी गई हैं, तो उन्हें कैसा महसूस होगा। तो ये वसंता सूर्या की स्टोरी थी, उनकी जो राइटर वसंता सूर्या, और ये आपकी पूरी स्टोरी थी। तो आई होप आपको समझ में आया हो। दिस इज क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो बच्चों ने चप्पल्स गिफ्ट करी एक बेगर को ताकि उसकी मदद कर सकें। सो दिस वॉज अ स्टोरी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नमस्कार।